15 अगस्त 1947 जब अंग्रेज़ों की 200 वर्षों की गुलामी से आज़ाद हुआ भारत और लोग आज़ादी की खुशियां मना रहे थे। पर ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। भारत माता के बहुत से सपूतों ने एक रक्त से सींचा है इस आज़ादी को। पर एक सपूत ऐसा भी था जो अगर जीवित होता तो आज़ादी हमें कुछ 30 वर्ष पहले ही मिल चुकी होती शायद। बाघ को अपने हाथों से मार देने वाला, अंग्रेज अफसर को उन्हीं के प्रिंस के सामने मारने वाला, स्वामी विवेकानंद जी के चहेता और एकमात्र हिंसावादी शिष्य और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा। हम बात कर रहे हैं देश के एक ऐसे वीर सपूत की जिन्हें शायद इतिहास भुला चुका है। बाघा जतिन, एक ऐसा नाम जो हिम्मत था लाखों हिंदुस्तानियों की, जिनका नाम सुनते ही हिम्मत आ जाती थी लाखों देश के जवानों में। 15,000 लोगों को संगठित कर अंग्रेजों के खिलाफ सेना खड़ी कर देने वाला महान देशभक्त जतिंद्र नाथ मुखर्जी। अनसंग हीरोज के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। और जिन्होंने हमारे चैनल रुद्रा इवेंट्स एंड प्रोडक्शन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ से रेड वाले बटन को प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें। और अगर आपको लगता है कि ऐसे महान देशभक्त के बारे में लोगों को जानना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, क्योंकि अभी अनसंग हीरोज़ की सीरीज़ में और भी वीडियोस आनी बाकी हैं। हमरा मरबो जगत जागबे, हमारा मरण जगत जागरण होगा। ये मंत्र उस युवा के जीवन का था जिसने अपना रक्त देश के लिए समर्पित कर दिया, जिसने अपने प्राणों की आहुति देने से पहले तनिक भी विचार नहीं किया। हम बात कर रहे हैं बाघा जतिन की। जी हाँ, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इनके बारे में कुछ भी नहीं सुना होगा, क्योंकि इतिहास में कभी इन पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन इतिहास की एक पुरानी आदत है, वो खुद को दोहराता है। सुभाष चंद्र बोस के रूप में इतिहास ने खुद को दोहराया था, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं बाघा जतिन की, जो सुभाष चंद्र बोस की भी प्रेरणा थी। बाघा जतिन का जन्म बांग्लादेश अर्थात वर्तमान बांग्लादेश और उस समय के बंगाल के नदिया जनपद में हुआ था। एक बंगाली कुलीन परिवार में इनका जन्म हुआ। अल्पायु में ही इनके पिता स्वर्गवासी हो गए। इनका पालन पोषण इनकी नानी के घर हुआ था। इनकी माता एक प्रगतिशील महिला थी। इनकी माता ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के विचारों से प्रेरित थी और प्रभावित थी। जतिन का यौवन काल भी रविंद्रनाथ के अर्थात रविंद्रनाथ ठाकुर के सानिध्य में बीता, क्योंकि इनके मामा रविंद्रनाथ टैगोर के फैमिली लॉयर अर्थात पारिवारिक अभिवक्ता थे। युवा काल में ही जतिन के मन में ये भावना जाग गई कि हमारे देश में अगाध दरिद्रता है, लेकिन जतिन को इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा था। वो ऊर्जा से तो भरे थे, किंतु उन्हें कोई दिशा नहीं मिल रही थी। कॉलेज लाइफ में इनकी भेंट तब जग विख्यात हो चुके स्वामी विवेकानंद से हुई। स्वामी विवेकानंद ने जतिन से बात की, तब जतिन ने यह व्यक्त किया कि वो इस देश के लिए मरना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि मरण नहीं, जीवन से अधिक लाभ होगा समाज को। किंतु जतिन थे। उन्होंने यही चुना कि वो मरना ही चाहेंगे देश के लिए, क्योंकि मरण अधिक प्रभावशाली होगा जागरण के लिए। तब स्वामी विवेकानंद ने जतिन को ब्रह्मचर्य साधना में दीक्षित किया और उसके पश्चात अम्बु गुहा, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने स्वयं व्यायाम का अभ्यास किया था,
अम्बू गुहा की व्यायामशाला में जतिन को भेज दिया। अम्बू गुहा की व्यायामशाला जतिन के जीवन का एक मील का पत्थर साबित हुई। वहाँ पर जतिन की भेंट अपने ही जैसे अन्य क्रांतिकारी विचारों के युवाओं से हुई। उस सम्मेलन में जाकर जतिन एक पुष्प की भांति पुलकित हो गए, क्योंकि उसी के माध्यम से जतिन की मुलाकात श्री अरविंदो से हुई, जो तब अरविंद घोष के नाम से जाने जाते थे और नए नए बंगाल आए थे। किंतु अरविंद घोष की मेधा ने जतिन को ऐसा प्रभावित किया कि जतिन ने तय कर लिया कि इसी व्यक्ति के सानिध्य में और संरक्षण में और इसी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए वो अपने प्राणों की आहुति देंगे। वर्ष 1905 बंगाल के लिए क्रांति का समय था, क्योंकि क्रांति से पूर्व विभाजन का समय था। बंगाल विभाजन का बीज बांटो और राज करो की अंग्रेज नीति का परिणाम था, लेकिन उसने वास्तव में बंगाल को अधिक एकीकृत करने की ओर कदम बढ़ाया। बंगाल विभाजन ने बहुत सारे अर्थात भारतीय युवाओं के मन में जो अंग्रेज़ों के प्रति आशावान दृष्टि से देख रहे थे, उन्हें खिन्न कर दिया। उसमें से एक जतिन भी थे। अनुशीलन समिति नामक एक संगठन का गठन किया गया और इस संस्था का कार्य था कि सामाजिक रूप से जन जागरण किया जाएगा और छुपे तौर पर क्रांति की बुनियाद तैयार की जाएगी, ताकि यदि जागरण सफल होता है तो क्रांति कारगर साबित होगी। आज हम बात कर रहे हैं जतेंद्र नाथ मुखर्जी के बारे में, जिनको जतेंद्र बागा के नाम से भी जाना जाता है। जतेंद्र बागा को ये जो टाइटल बागा मिला था, ये इनको बंगाल सरकार की तरफ से मिला था। एक गांव था जहां से ये गुजर रहे थे, वहां पे एक बाघ का बहुत ज़्यादा आतंक था, जिससे वहां के लोकल लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो जतेंद्र बागा वहां जानबूझकर गए ताकि उनका सामना उस बाघ से हो सके। इन्होंने बाघ से लड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा घायल भी हुए, पर उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी खंजर, जिसको खुखरी कहा जाता है, उससे उस बाघ को मार दिया था, जिसके बाद से इनकी बहादुरी को देखते हुए बंगाल सरकार ने इन्हें बागा का टाइटल दिया और ये जतेंद्र बागा के नाम से आज भी जाने जाते हैं। वर्ष 1906 में जतिन अपने गांव गए, पैतृक गांव कोया, जो वर्तमान बंगाल में। वहाँ पर जतिन को ये ज्ञात हुआ कि गांव वाले एक बाघ से बहुत डरते हैं। जतिन ने विहार की इच्छा से जंगल में प्रवेश कर दिया। जंगल में उनका सामना बाघ से हो गया। बाघ ने जतिन पर हमला कर दिया। बाघ और जतिन के बीच में हाथापाई हुई और वो जतिन घायल हो गए। अपने आप को बचाने के लिए जतिन ने गोरखा खंजर, जिसे खुखरी कहते हैं, उससे बाघ के ग्रीवा पर प्राणघातक प्रहार कर दिया। बाघ का प्राणांत हो गया। किंतु जतिन इस द्वंद्व में भीषण रूप से घायल हो गए थे। जतिन का उपचार किया बंगाल के प्रसिद्ध डॉक्टर सुरेश प्रसाद ने। डॉक्टर सुरेश प्रसाद ने अपने इस रोगी से प्रभावित होकर अंग्रेजी अखबार में एक लेख लिखा, जिससे बंगाल की समस्त जनता को ये ज्ञात हुआ कि कोई व्यक्ति बाघ से इस प्रकार कैसे लड़ सकता है। तब की बंगाल प्रांतीय सरकार ने जतिन से प्रसन्न होकर उन्हें बाघा की उपाधि दी और तब से वह बाघा जतिन के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जी हाँ, बाघा जतिन। भारतीय महिलाओं के सम्मान के लिए सन 1905 में जब ब्रिटिश राजकुमार इंडिया आया हुआ था, उस समय उसकी परेड चल रही थी और कुछ अंग्रेजी अफसर भारतीय महिलाओं से बदतमीजी कर रहे थे। ये देखकर जतेंद्र बागा को बहुत ज़्यादा क्रोध आया और उन्होंने 4-5 ब्रिटिश अफसरों को निहत्थे मार दिया। मारने का इन द सेंस उन्होंने जान से नहीं मारा, बल्कि उनको मारा था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस बात से अंग्रेज़ी जो राजकुमार था उसको काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती और हीनता महसूस हुई कि अकेले एक जतेंद्र बागा ने हमारे 4-5 अफसरों को मार दिया था, जिसके बाद से ये थोड़ा हाईलाइट हो गए थे और अंग्रेज़ी जो सरकार थी और जो अंग्रेज़ी अफसर थे उनकी नज़रों में ये चढ़ गए थे। चार्ल्स टिगार्ड, एक अंग्रेज़ी पुलिस ऑफिसर जिसने खुद जतेंद्र बागा को मारा था और उनका बहुत बड़ा फ़ैन बन गया था।
उसने अपने सहकर्मियों से ये तक कह दिया था कि अगर जतिंदर बागा एक इंग्लिशमैन यानी कि अंग्रेज़ होते तो उनकी तुलना कहीं ना कहीं नेल्सन से होती, जो कि ब्रिटिश की हिस्ट्री की सबसे बड़ी वॉर बैटल ऑफ लू का सबसे बड़ा हीरो था, और जतिंदर बागा का स्टैचू उन्हीं के जस्ट बगल में होता। ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है कि एक अंग्रेज़ी पुलिस ऑफिसर जिसने खुद उनको मारा है, वो इतनी बड़ी बात कह रहा है कि अगर ये अंग्रेज़ होते तो उनकी तुलना नेल्सन से की जाती, जिसको अंग्रेज़ अपना एक सुपर हीरो मानते हैं और जिसका स्टैचू आज भी इंग्लैंड में मौजूद है। जर्मन हथियारों की खेप लेने के लिए जब जतिन बालासोर के तट पर पहुंचे, तब उससे पूर्व उन्होंने अपने साथी नरेन भट्टाचार्य को एक द्वीप पर भेज दिया था, जहां से जर्मन अधिकारियों के साथ उनकी डील फाइनल हुई थी। उस डील के फाइनल होने से पूर्व अंग्रेज़ों के गुप्तचरों ने अर्थात घर के भेदियों ने भारत सरकार अर्थात तत्कालीन ब्रिटानी सरकार को ये सूचना दे दी कि हथियारों की एक बहुत बड़ी खेप भारत के क्रांतिकारियों के हाथ लगने वाली है। तत्काल बालासोर पुलिस सक्रिय हो गई और जतिन के साथियों को घेर लिया गया। 4 साथियों के साथ जतिन 2 दिन 2 रात तक जंगल और पर्वत पार करते हुए एक टीले के पास पहुंचे, जहां पर उनका आखिरी संग्राम, आखिरी राउंड बरतानिया सरकार के साथ हुआ। अंग्रेज़ों के इस अभियान में उनके मुख्य सेनानी थे पुलिस ऑफिसर चार्ल्स टेगार्ट। 75 मिनट चली इस मुठभेड़ में एक साथी चित्तप्रिया राय चौधरी मारे गए और जतिन के 3 अन्य साथी घायल हो गए। चार्ल्स टेगार्ट की गोली जतिन को लगी थी, जिससे जतिन भी घायल हो गए थे। मूसलाधार बारिश में जल और रक्त मिल गया था। अगले दिन 10 सितंबर 1915 को जतिन महाप्रयाण के लिए निकल गए। जर्मन सरकार के साथ हुई डील के अनुसार हथियार तो मिलने थे, लेकिन जब तक जर्मन सरकार के हथियार नहीं मिलते, उससे पहले भी हथियारों की ज़रूरत तो थी। अतः जतिन की मंडली ने एक योजना बनाई कि कलकत्ता स्थित एक गन फैक्ट्री या गन स्टोर, जिसे रोडा कंपनी के नाम से जाना जाता था, उसमें हथियारों की लूट ही एकमात्र साधन था जिससे हथियार प्राप्त हो सकते थे। रोडा कंपनी में काम करने वाला एक कर्मचारी शिरीष चंद्र मित्रा दल का सदस्य था। उसकी सहायता से दल ने रोडा कंपनी गन स्टोर से 50,000 कारतूस और 50 माउजर चोरी कर ली। जब जतिन का अंतिम संग्राम उनके हत्यारे इंस्पेक्टर चार्ल्स टेगार्ट के साथ हुआ था, तब जतिन के हाथ में रोडा कंपनी के गन स्टोर से लूटी गई कारतूस और पिस्तौल थी। वर्ष 1905 में अनुशीलन समिति के एक सदस्य और बारीन्द्र के घनिष्ठ सहयोगी हेमचंद्र कानूनगो दास, जो कि एक समृद्ध परिवार के व्यक्ति थे, अपनी सारी संपत्ति और संपदा और यहाँ तक कि अपना घर बेचकर फ्रांस गए, जहाँ पर उन्हें पता था कि निकोलस सैनफ्रांस्की नाम का एक रशियन क्रांतिकारी रहता है और उससे वह बम बनाना सीख सकेंगे। ये भारतीय क्रांति की धारा में बम का प्रवेश था। बम का क्या उपयोग हुआ है सब जानते हैं। हेमचंद्र कानूनगो दास 1907 में भारत वापस आए और उन्होंने 1908 में 2 बम फैक्ट्रियां स्थापित की, एक वर्तमान झारखंड में और एक वर्तमान बांग्लादेश में। इन दोनों बम फैक्ट्रियों में अंग्रेज़ों ने सदैव नज़र बनाई रखी, किंतु यही उनके लिए अधिक घातक साबित हुआ। डगलस किंग्स फोर्ट पर प्रहार भी बम से ही हुआ। हेमचंद्र कानूनगो दास को आजीवन कालापानी की सज़ा हो गई थी, किंतु उनके इस कार्य से बाघा जतिन को बहुत सहायता मिली। अलीपुर बम कांड के बाद जतिन ने
पुनः दल विस्तार करना आरंभ किया और श्री अरविंद की नीति को आगे बढ़ाते रहे। उसके पश्चात श्री अरविंद पर अंग्रेज सरकार का शिकंजा कसता जा रहा था और 1 वर्ष बाद उनके खिलाफ वारंट जारी हो गया। श्री अरविंद को सक्रिय राजनीति से उसका त्याग करना पड़ा और फिर वह वहाँ से निकलकर पांडिचेरी चले गए, जहाँ आजीवन रहे, किंतु वहीं से वह जतिन को निर्देशित कर रहे थे। श्री अरविंद के खिलाफ जिन इंडियन पुलिस वालों ने कार्रवाई की थी, उनकी हत्या हो गई। हत्या के परिणाम स्वरूप संपूर्ण दल गिरफ्तार हुए। पहली बार जतिन गिरफ्तार हुए। अनुशीलन समिति के 47 कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए थे। ये बात जब भारत के वायसरॉय को पता चली, तब उसने संपूर्ण केस का भली भांति अध्ययन किया। भारत के तत्कालीन वायसरॉय ने ये टिप्पणी की थी कि यदि मूर्ख पुलिस वाले 47 में से 46 को छोड़कर केवल एक, जो कि दल नेता है, उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रयास करें तो वह अधिक फलदायी होगा, क्योंकि 46 तो केवल मिसगाइडेड यूथ, ये शब्द है, मिसगाइडेड यूथ है, भटके हुए नौजवान। इस टिप्पणी से ज्ञात हो जाता है कि जतिन 1910 में किस कद पर पहुंच चुके थे कि भारत का वायसरॉय ये चिंता व्यक्त कर रहा था कि ये व्यक्ति हमारे लिए संकट कारक है। जतिन की इस विदेशी मंडली में कई सिख क्रांतिकारी भी शामिल थे, जैसे कि सरदार अजीत सिंह और सरदार किशन सिंह। ये भगत सिंह के पिता और चाचा थे। जतिन की इस योजना को पूर्ण करने के लिए हथियारों की आवश्यकता थी और जर्मन सरकार ने उन्हें हथियार प्रदान करने की योजना पर सहमति व्यक्त की। जर्मन सरकार ने उन्हें 50,000 राइफल्स, 400 माउजर्स और 4 लाख कारतूस प्रदान करने के ऊपर सहमति व्यक्त कर दी। ये योजना तभी पूर्ण हो सकती थी जब ये हथियार जतिन को मिल जाए, किंतु इसके लिए यह आवश्यक था कि भारत सरकार अर्थात तत्कालीन ब्रिटिश सरकार कैसे इन हथियारों को जतिन तक पहुंचने देगी, वो तो रोकेगी। इसलिए ये तय हुआ कि भारत के पूर्वी तट पर अर्थात उड़ीसा के तटीय प्रांत पर ये हथियार पहुंचाए जाएंगे। वर्ष 1909 में जतिन ने एक घातक योजना बनाई थी। बंगाल के तत्कालीन गवर्नर ने वायसरॉय और सेना अध्यक्ष को एक भोज पर आमंत्रित किया था। वायसरॉय भवन की सिक्योरिटी का जिम्मा 10th जाट रेजिमेंट को मिला था। जतिन ने इस जाट रेजिमेंट के सैनिकों को प्रभावित करके उन्हें एक योजना हेतु मना लिया। वह योजना ये थी कि जब ये भोज, आमंत्रित किया गया भोज आरंभ होगा और वायसरॉय और सेनाध्यक्ष भवन में प्रवेश करेंगे, तब इस समूचे भवन को बम से उड़ा दिया जाएगा। एक बार में सारे उच्चतम अंग्रेज अधिकारी समाप्त हो जाएंगे। एक सैनिक के रहस्योद्घाटन से यह योजना असफल हो गई, किंतु यही वह क्षण था जब जतिन पुलिस की दृष्टि में एक कांटे की तरह चुभने लगे और इसी के बाद से पुलिस ने उन पर नज़र बनाए रखना शुरू किया। इतिहास में इसे क्रिसमस दिवस षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1908 में अलीपुर बम कांड के समय जब श्री अरबिंदो को मुख्य अभियुक्त बनाया गया था, तब दल के सदस्यों ने ये तय किया कि श्री अरबिंद को बचाना आवश्यक है और श्री अरबिंदो को बचाने के लिए जो भी करना पड़े वह करेंगे। तब श्री अरबिंदो के भाई बारिंद्र के अनुयायियों ने श्री अरबिंदो को बचाने के लिए उनके अपराध के मुख्य गवाह नरेंद्र गोस्वामी की जेल में हत्या कर दी। हत्यारे कन्हैयालाल दत्ता को तत्काल फांसी दे दी गई, जो दल सदस्य थे। परिणाम यह हुआ कि श्री अरबिंदो के भाई बारिंद्र ने सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लिया, जिससे बारिंद्र और उनके 18 साथियों को आजीवन कालापानी की सज़ा हो गई। श्री अरबिंदो तो बचकर निकल गए, लेकिन
अनेक दल सदस्य गिरफ्तार हो गए। ये एक भीषण प्रहार था अंग्रेज सरकार का अनुशीलन समिति पर। किंतु इस समय बाघा जतिन बाहर थे और स्वतंत्र थे। उन्होंने पुनः जन जागरण और समाज सेवा के कार्यों का उपयोग करते हुए पुनः दल विस्तार किया और अनेक युवाओं को एकत्रित कर उन्हें क्रांति की ओर निर्देशित किया। जब श्री अरबिंदो को बरी किया गया, उस समय जज ने ये फैसला सुनाया था कि ऐसा व्यक्ति जो इतना खतरनाक है अंग्रेज सरकार के लिए, उसे केवल इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि उसके पास कोई गवाह नहीं है, उसके विरुद्ध साक्ष्य नहीं है। किंतु उसे चेतावनी दी जाती है कि यदि वह इसी प्रकार कार्य करता रहा तो एक दिन अंग्रेजों के चंगुल में अवश्य फंसेगा। इस चेतावनी की वजह से अनेक सदस्य दल से अलग होना चाहते थे, किंतु जतिन ने उन्हें एक सूत्र में बांध के रखा। इस प्रकरण के बाद अनुशीलन समिति अपने सबसे तीव्रतम प्रहार के दौर में प्रवेश कर गई। जर्मनी के राजकुमार से भेंट के दौरान राजकुमार और जतिन के बीच में यह समझौता हुआ कि राजकुमार अर्थात जर्मनी भारत की सशस्त्र क्रांति की धारा के सेनानियों को हथियार देगा, ऐसे हथियार जो उस समय के हिसाब से बिल्कुल मॉडर्न थे, नवीनतम हथियार। राजकुमार के इस समझौते के बाद जतिन की नीति पूर्णतः बदल गई। व्यर्थ हिंसा का त्याग करके एक बड़ी योजना का आरंभ किया गया। इस समय तक अंग्रेज सरकार ने भारतीयों को इतना प्रताड़ित कर दिया था कि बहुत सारे भारतीय विदेश जाने की योजना बना रहे थे। वो देश से प्रेम करते थे, किंतु देश में उन्हें अपनी आजीविका के अर्जन के लिए कोई साधन नहीं दिखते थे। अतः वह यूरोप और तत्कालीन अमेरिका में प्रवास करने लगे। उनके कई वंशज आज भी अमेरिका में रहते हैं। विशेषकर पंजाब प्रांत से अनेक प्रवासी भारतीय अमेरिका गए और कनाडा भी, जो कि आज कहा जाता है कि दूसरा पंजाब है। अमेरिका में रह रहे भारतीयों को जतिन के उन सेनानियों ने तैयार किया जिन्हें जतिन ने स्वयं अपनी सुविधा अनुसार और अपने संसाधन अनुसार अंग्रेज बिजनेसमैन व्यापारी डैनियल हैमिल्टन की मदद से अमेरिका भेजा था, जिनमें मुख्य नाम है तारकनाथ दास, लाला हरदयाल आदि आदि। विशेषकर तारकनाथ दास ने अमेरिका में रह रहे सभी प्रवासी भारतीयों से ये बात कही कि भारत के प्रति उनके सभी दायित्वों को पूर्ण करने का अवसर आ रहा है। तारकनाथ दास ने सभी समर्थ जनों और भद्रजनों से, जो संपूर्ण विश्व में फैले हुए थे, उनसे संपर्क साधा, जिनमें सबसे बड़ा नाम है लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय के साथ तारकनाथ दास के हुए संवाद को तब उतनी ख्याति नहीं मिली जितनी कि गांधी जी ने उसे दिलाई, जब गांधी जी ने इस पत्रिका अर्थात अपनी पत्रिका में लियो टॉल्स्टॉय के पत्र को प्रकाशित किया। अधिकतर भारतीय ये मानते हैं कि गांधी जी और लियो टॉल्स्टॉय का संवाद हुआ था। ये असत्य है। लियो टॉल्स्टॉय ने तारकनाथ दास को यही जवाब दिया कि स्वामी विवेकानंद के आदर्श ही भारत को स्वतंत्रता दिला सकते हैं, और भारत की पुरातन और सनातन परंपरा के उच्चतम आदर्श अर्थात उपनिषद और वेदों से उदाहरण देकर लियो टॉल्स्टॉय ने तारकनाथ दास को ये उत्तर दिया कि प्रेम और त्याग के बल पर ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। जतिन के इन विदेशी सूत्रधारों ने एक माला की शुरुआत की जो संपूर्ण विश्व में फैल गई। देश के और देश के बाहर रह रहे सभी क्रांतिकारियों को एक सूत्र में बांधने का कार्यक्रम आरंभ हो गया। विशेषकर जतिन के मुख्य सहयोगी रासबिहारी बोस का ये कार्य था कि वह देश में फैले हुए, भारत में फैले हुए सभी क्रांतिकारियों को सूत्रबद्ध करें। हावड़ा शिवपुर कांड, जिसमें पहली बार जतिन गिरफ्तार हुए थे, उसमें गिरफ्तार होने के बाद 1 वर्ष तक जतिन और उनके मुख्य सहयोगी नरेंद्र भट्टाचार्य इन्हें जेल में रहना पड़ा था। 1 वर्ष बाद जतिन जब बाहर आए, तब जेल से जाने से पूर्व जतिन एक सरकारी नौकरी करते थे। सरकारी नौकरी करते हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। वो नौकरी चली गई। तब जतिन ने रेलवे ठेकेदारी का काम शुरू किया। इस काम के 2 लाभ थे कि इन्हें धनार्जन भी कर सकेंगे और वह घूमने के लिए भी स्वतंत्र होंगे।
क्योंकि अंग्रेज़ों ने उन पर नज़र बनाए रखी थी और उन्हें हाउस अरेस्ट किया था, घर में नज़र बंद कर दिया था। इस घूमने के दौरान उन्होंने बंगाल से बाहर निकलकर अन्य प्रांतों का दौरा किया, जैसे कि संयुक्त प्रांत अर्थात वर्तमान उत्तर प्रदेश। वर्तमान उत्तर प्रदेश में उनकी भेंट श्री अरविंद के सहयोगी स्वामी निर्लंब से हुई, जो उत्तर भारत में श्री अरविंद की विचारधारा को प्रसारित कर रहे थे। श्री अरविंद के मित्र स्वामी निर्लंब के माध्यम से जतिन की मुलाकात उस समय के भारत के सबसे खतरनाक क्रांतिकारी से हुई, रासबिहारी बोस से। रासबिहारी बोस वह क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1912 में, क्योंकि बंगाल बहुत विकट परिस्थितियों का सामना कर रहा था, अतः अंग्रेज सरकार ने यह फैसला किया कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से शिफ्ट किया जाएगा दिल्ली। जिस दिन ये होना था उस दिन रासबिहारी बोस ने सीधे वाइसरॉय पर ही बम से हमला करवा दिया। वाइसरॉय का दाहिना हाथ पूरी तरह घायल हो गया था और उनका सेवक मारा गया था। तब से रासबिहारी बोस अंग्रेज़ों की आंखों में एक कांटा हो गए थे। ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर जतिन ने योजना बनानी आरंभ की कि पुनः क्रांति की मशाल को फिर से जलाया जाए, जो लगातार हो रहे मुकदमों से कुछ मंद हो गई थी। स्टार्ट। 1908 में खुदीराम बोस और उनके सहयोगी प्रफुल्ल चाकी ने एक इंग्लिश मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड पर बम से हमला किया। डगलस की मृत्यु नहीं हुई, 2 अंग्रेज महिलाएं मारी गईं। इसके परिणाम स्वरूप खुदीराम बोस को मृत्युदंड मिल गया। आज सभी को खुदीराम बोस के बारे में पता है, किंतु अनुशीलन समिति का नाम इतिहास से गायब हो जाता है। अनुशीलन समिति के सदस्य खुदीराम बोस ने यह कार्य किया। जतिन कोई साधारण आक्रोशित युवा नहीं थे, कोई एक ऐसा युवा जिसमें आक्रोश भरा नहीं। वो एक धीर, गंभीर और शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जो दूरदृष्टि रखता है, क्योंकि मरण से जागरण की बात करने वाला व्यक्ति वही हो सकता है जो दूरदृष्टि रखता हो। अनुशीलन समिति की कई शाखाएं थीं। एक शाखा के प्रतिनिधि स्वयं श्री अरविंदो घोष थे, जिसमें बाघा जतिन भी थे, और दूसरी शाखा थी अरविंदो के भाई बारिंद्र घोष की। बारिंद्र एक आक्रामक युवा थे, उग्र स्वभाव के। उनके अनुयायी खुदीराम बोस ने यह कार्य किया था। जतिन का विचार दूसरा था। वह ये मानते थे कि हिंसा तभी होनी चाहिए जब आवश्यक हो। जतिन ने अरविंदो की नीति के अनुसार धीरे धीरे सामाजिक कार्य और समाज सेवा के माध्यम से अंग्रेज़ों की दृष्टि में एक अच्छी छवि स्थापित की, किंतु उन्हीं उपलक्ष्यों का उपयोग करते हुए जतिन ने अनेक युवाओं को एकत्रित किया जो समान विचार और स्वभाव रखते थे। जतिन स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे, अतः उनके जन्मदिन और स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के गुरु के जन्मदिन के अवसर पर जतिन ने अनेक समाज सेवा के कार्य किए और युवा एकत्रित होते गए। एक विशाल टोली बन गई सहस्त्रों युवाओं की। किंतु बंगाल विभाजन ने अभी भी आक्रोश को शांत किया नहीं था, वो बढ़ता गया। अनसंग हीरोज़ के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। और जिन्होंने हमारे चैनल रुद्रा इवेंट्स एंड प्रोडक्शन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ से रेड वाले बटन को प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें। और अगर आपको लगता है कि ऐसे महान देशभक्त के बारे में लोगों को जानना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, क्योंकि अभी अनसंग हीरोज़ की सीरीज़ में और भी वीडियोस आनी बाकी हैं।